हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम इकोनॉमी सीरीज़ के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा एम होगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के सिलेबस को हॉलिस्टिकली कवर करना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान भाषा में इकोनॉमी से जुड़े टर्म्स और कंसेप्ट्स अच्छे से समझा सकूं। साथ ही ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखने के बाद उसको किसी भी अदर बुक से देखने या समझने की ज़रूरत ना पड़े। आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हैं, तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें और अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है टैक्सेशन, जिसमें कि हम इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, जिसमें किया जाता है टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेस। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्पेसिफिक या एड वैलोरम टैक्सेस, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस। इसके बाद लास्ट में हम समझेंगे सरचार्ज और सेस क्या होता है। टैक्स स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी को पब्लिक फिनेंस या बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। इसको सिंपल टर्म्स में समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी घर का। जैसे किसी भी घर में कोई ना कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज़रूर होता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा सोर्स ज़रूर होगा जिससे कि उस घर में पैसा आता हो, और कुछ सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर भी होते हैं। इसका मतलब वो जो पैसा आया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से खर्च होता है। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट के भी अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के एक्सपेंडिचर जनरली उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारा फिस्कल डेफिसिट रहता है और इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है। गवर्नमेंट के दो तरह के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हो सकते हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, ऐसा रेवेन्यू जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आता है, उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। अब ऐसा रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट को फाइन, फीस, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड्स ऑफ पीएसयू या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एमटीएनएल और एयर इंडिया जैसे कंपनीज़ में डिसइन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया था। इन सोर्सेस के थ्रू जो भी रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होता है। अब किसी भी देश के टैक्स स्ट्रक्चर के तीन प्रिंसिपल क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं। इसका मतलब किसी भी देश में जनरली तीन तरह के टैक्स डिविजन्स पाए जाते हैं। पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा है स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स, तीसरा है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। A direct tax is a type of tax which is to be paid by the same person or company on whom it is imposed। इसका मतलब है ये उसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा पे किया जाता है जिस पर ये लगाया जाए। इसका टैक्स बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे टैक्स लगाया गया है तो इस टैक्स को उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा। लाइक इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स या वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं, क्योंकि आपकी इनकम का टैक्स आपको ही पे करना पड़ता है, उसका बर्डन आप किसी भी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो क्या कोई ऐसा टैक्स भी होता है जिसमें हम अपने टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं? आइए समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो कि लगाए किसी पर जाते हैं बट वो पे कोई और करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्टेट लेवल वैट एट्सेट्रा। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसका फाइनल बर्डन पड़ता है कंज्यूमर पर, क्योंकि लास्ट में उसको सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ता है।
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू में से 1/3 सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स से आता है। इसका मतलब है कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा होता है। अब इस टॉपिक से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और देश को चलाने के लिए टैक्स ज़रूरी है और गवर्नमेंट आपसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स लेती है। जैसे जैसे ये परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या टैक्स का परसेंट बहुत बढ़ जाने के बाद आप टैक्स पे करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप उतना ही टैक्स पे करेंगे जब तक कि आपकी पर्सनल नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही हैं। उसके बाद आप कोशिश करने लगेंगे कि आपको टैक्स कहीं ना कहीं से बच जाए। इसीलिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद आपका टैक्स परसेंटेज बढ़ाने से जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ता, इनफैक्ट वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये कंसेप्ट है लेफर कर्व। ये दिया था इकोनॉमिस्ट आर्थर लेफर ने। इट एक्सप्लेन्स द कोरिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स रेवेन्यू। ये बताता है कि अगर टैक्स रेट लो हैं तो उनको बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बट एक ऑप्टिमम रेट है जहां तक कि टैक्स रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते रहेंगे तो उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग कम से कम टैक्स पे करना चाहेंगे। इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका टैक्स रेट कम है तो उसको बढ़ाने से आपकी टैक्स रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बट इस ऑप्टिमम पॉइंट पे आने के बाद अगर आप फर्दर टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि लोग उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए द कर्व इज़ इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब हम समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। स्पेसिफिक टैक्स को समझने के लिए मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो भी कार्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर लेंथ होती है और उनको उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर ही बनाया जाता है, जैसे कि हैचबैक, सब 4 मीटर, मिड साइज एसयूवीज़ और फुल लेंथ एसयूवीज़। अब इसमें लेंथ का क्या काम होता है ये समझ लेते हैं। हैचबैक्स पे परसेंटेज ऑफ टैक्स अलग होता है, जबकि सब 4 मीटर एसयूवीज़ पे परसेंटेज ऑफ टैक्स अलग होता है। अब इस गाड़ी की लेंथ जैसे ही 4 मीटर से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि गाड़ी की लेंथ के हिसाब से उस पर टैक्स घट या बढ़ रहा है। इसी को हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। जब भी किसी चीज़ पर टैक्स उसके किसी स्पेसिफिक फीचर जैसे कि उसकी लेंथ, विड्थ, क्वांटिटी या वेट को ध्यान में रख के लगाया जाता है तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। हम ज़्यादातर चीज़ों पे एड वैलोरम टैक्स ही पे करते हैं, क्योंकि हमारा एड वैलोरम टैक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि उसकी टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इन दोनों ही टैक्सेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट गए और वहाँ जाकर आपने 3 डिशेस ऑर्डर करी जिनकी टोटल वैल्यू होती है 2000 रुपीज़। अगर वो रेस्टोरेंट नंबर ऑफ़ डिशेस के हिसाब से टैक्स लगाता है तो हम उसको कहेंगे स्पेसिफिक टैक्स। मान लेते हैं कि वो एक डिश पे 100 रुपीज़ का टैक्स लगाता है तो 3 डिशेस पे वो टोटल 300 रुपीज़ का टैक्स लगाएगा। इस तरह के टैक्स को हम स्पेसिफिक टैक्स कहेंगे। जबकि अगर उसका टैक्स टोटल वैल्यू ऑफ द डिशेस जो कि होता है 2000 रुपीज़ पर लगता है तो उसको हम कहेंगे एड वैलोरम टैक्स। हर एक देश में स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स का मिक्सचर होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। हमारा अगला टॉपिक है प्रोग्रेसिव टैक्स। आप सभी ने भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को तो एक बार देखा ही होगा। आपने देखा होगा भारत के टैक्स स्ट्रक्चर में कई स्लैब्स हैं। एक प्रोग्रेसिव टैक्स उसी को कहते हैं जिसमें किसी पर्सन की इनकम बढ़ने के साथ ही उस पर लगने वाला टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, ताकि हायर इनकम के साथ वो हायर टैक्स पे करता हो। प्रोग्रेसिव टैक्स लोगों की इनकम में इनइक्वालिटीज़ को कम करता है और किसी भी देश के टैक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा इक्विटेबल बनाता है। इसका सिंपल सा मतलब है लोगों की इनकम के बीच का डिफरेंस टैक्स लगने से पहले
ज़्यादा होगा, जबकि टैक्स लगाने के बाद यही डिफरेंस कम हो जाएगा। ऐसा टैक्स देश में इक्वालिटी लाने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए ज़्यादातर देश प्रोग्रेसिव टैक्स को ही चूज़ करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रिग्रेसिव टैक्स की। ये जस्ट प्रोग्रेसिव टैक्स का अपोजिट होता है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम ऑफ अ पर्सन बढ़ती है उस पर लगने वाला टैक्स रेट कम होता जाता है, ताकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ उस पर पड़ने वाला टैक्स बर्डन कम होता जाए। ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए एक हेल्दी टैक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए शायद ही कोई देश रिग्रेसिव टैक्स को अप्लाई करना चाहता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण रिग्रेसिव टैक्स भी था, क्योंकि अगर इनकम बढ़ने के साथ ही लोगों पर लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा तो इससे अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर किसी भी देश में इनइक्वालिटी कम करने का सही तरीका नहीं है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि सरचार्जेस क्या होते हैं। सरचार्जेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब है कि ये टैक्सेस के ऊपर लगने वाला टैक्स है। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इनइक्वालिटीज़ को फर्दर रिमूव करने के लिए और टैक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा इक्विटेबल और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ सरचार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगाया जाता है। वहीं किसी पर्सन की इनकम अगर 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो उसके ऊपर टैक्स का 15% सरचार्ज लगाया जाता है। ध्यान रहे ये 15% सरचार्ज टैक्स पर लगता है, इनकम पर नहीं। इसी तरह से 2 से 5 करोड़ तक की इनकम वालों के ऊपर 25%, जबकि 5 करोड़ से ऊपर के इनकम वालों पर टैक्स का 37% एज अ सरचार्ज लगाया जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि सेस क्या होता है। सेस एक तरह का टेम्परेरी चार्ज है जो कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यानी कि किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो इस सेस को हटाया भी जा सकता है। हमारे देश में कई तरह के सेस लगते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, एजुकेशन सेस और रोड और इंफ्रा सेस। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होना एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गरीब हो या अमीर हर किसी को एक ही तरह से पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप बाज़ार से कोई भी राशन का सामान लाते हैं तो उस पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स हर इनकम ग्रुप के इंसान को बराबर पे करना पड़ता है, यानी कि अमीर हो या गरीब सभी पर ये टैक्स बराबरी से लगता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है गरीब लोगों को रादर देन अमीर लोगों को, और इससे देश में अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बढ़ता जाता है, जो कि इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। इसीलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी अपना टैक्स ईमानदारी से भरें, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और देश का टैक्स स्ट्रक्चर इक्विटेबल हो सके और देश में अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बढ़ता ना जाए। If you like the video, do press the like button and subscribe our channel. Thank you for watching this video till end. Have a great day.